work done in an adiabatic process. Work done in an adiabatic process में आप लिखेंगे consider n moles of an ideal gas contained in a cylinder. Consider n moles of an ideal gas contained in a cylinder having insulating walls and provided with frictionless piston. Having insulating walls and provided with frictionless pistons. Provided with frictionless piston. डायग्राम वही जो हमने इससे पहले वाले में भी वर्क डन इन एन आइसोथर्मल प्रोसेस में भी बनाया था, सेम वही डायग्राम यहाँ पर भी बनाएंगे. इसके अंदर गैस है और फिर वही चीज़ कि इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो है वो ए है और डिस्टेंस जितना मूव कर रहा है वो dx है. तो हम ये कहेंगे when the piston moves up through a small distance dx, when the piston moves up through a small distance, dx, the work done by the gas will be when the piston moves up through a small distance dx, the work done by the gas will be dW is equal to PA dx. पहले वाली डेरिवेशन में भी यही करते आए हैं हम. अब वर्क डन क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. तो जरा सा डिस्प्लेसमेंट हो रहा है dx, तो फोर्स कितना है, P इंटू ए, प्रेशर इंटू एरिया फोर्स होता है. अच्छा, और A इंटू dx, ए है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन और dx है इसकी हाइट. ठीक है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंटू हाइट अगर करते हैं तो वॉल्यूम आ जाता है. ठीक है, तो ये मेरे पास हो गया PdV. ठीक, इसके बाद अब क्योंकि एडियाबैटिक प्रोसेस की बात कर रहे हैं तो एडियाबैटिक प्रोसेस में किसी भी तरीके का हीट लॉस टू द सराउंडिंग नहीं होता. सराउंडिंग के साथ किसी भी तरीके का हीट का एक्सचेंज भी नहीं होता, कुछ नहीं होता. dW इज इक्वल टू PdV. ये क्लियर है ना सबको? हाँ, ये क्या है, ये एक सिलेंडर है और सिलेंडर हम सामने से देख रहे हैं, उसका एक एरिया ऐसे देख रहे हैं सामने से. अगर सिलेंडर को ऊपर से देखेंगे तो सिलेंडर का ऊपर से देखेंगे तो एरिया ऐसा आएगा सर्कुलर. ठीक है, और पिस्टन मान लीजिए पहले यहाँ पर था, फिर वो मूव करके पिस्टन यहाँ पर आ गया.
यहाँ पर। तो ये एक तरह से हाइट हो गया, और ये वाला जो है ये क्या है उसका, ये है उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो कि पाई आर स्क्वायर होता है, और पाई आर स्क्वायर एच ही उसका वॉल्यूम होता है। तो यानी कि ऊपर तो मुझे क्या दिखाई दे रहा है, सर्कल, और सर्कल में अगर सर्कल के एरिया में अगर मैंने हाइट मल्टीप्लाई कर दिया तो पाई आर स्क्वायर इंटू एच क्या हो जाता है, वॉल्यूम हो जाता है। तो उसी तरीके से हमने कहा कि ऊपर का जो एरिया है वो ए है, क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है, और हाइट कितनी है, डी एक्स है। तो इसलिए ए इंटू डी एक्स जो है वो वॉल्यूम हो गया डी वी, स्मॉल अमाउंट ऑफ वॉल्यूम। क्लियर है? तो ये पी डी वी हो गया, स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन। उसके बाद हम ये कहेंगे कि सपोज द गैस एक्सपेंड्स एडियाबैटिकली, suppose the gas expands adiabatically and changes from the initial state adiabatically and changes from the initial state T1 V1 T1 to the final state P1 V1 T1 to the final state P2 V2 T2, the total work done by the gas will be तो जो बोल रहे हैं ना, सपोज द गैस एक्सपेंड्स एडियाबैटिकली, एक्सपेंशन का मतलब क्या है कि एक्सपेंड तो हो रही है गैस, लेकिन उसका जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर मेंटेन्ड है। ऐसा नहीं है कि वो सराउंडिंग में कुछ टेम्परेचर लॉस कर रही है, मतलब ठंडी नहीं हो रही है गैस, जैसा उसका टेम्परेचर है वैसी ही है, या ठंडी है तो गर्म नहीं हो रही है, जैसा उसका टेम्परेचर है वैसा ही है। ठीक है, तो एडियाबैटिकली तो P1 V1 T1 P2 V2 T2 ये हो गया। अब W वर्क डन निकालेंगे तो टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन ये हो गया W एडिया ये लिख दिया। तो जैसे W आइसोथर्मल करते थे, वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस, तो उसमें आइसो लिख रहे थे नीचे, यहाँ पर एडिया लिखेंगे। तो इंटीग्रेशन P dV, तो वॉल्यूम V1 से बढ़कर V2 हो रही है। ठीक है, अब ये कहेंगे प्रेशर जो है वो P1 से बढ़कर P2 हो रहा है, वॉल्यूम P1 से बढ़कर V2 हो रही है, टेम्परेचर T1 से बढ़कर T2 हो रहा है। अंदर टेम्परेचर घट बढ़ सकता है, लेकिन वो टेम्परेचर बाहर नहीं निकलेगा, मतलब वो सराउंडिंग के बाहर नहीं जाएगा टेम्परेचर, अंदर कम या ज़्यादा हो सकता है, अंदर की कोई बात नहीं, लेकिन बाहर से पूरी तरीके से वो आइसोलेटेड रहेगा। अब क्या करेंगे कि फॉर एन एडियाबैटिक चेंज, यहाँ लिखेंगे फॉर an adiabatic change, एक रिलेशन देखा था प्रेशर और वॉल्यूम में, और एन एडियाबैटिक चेंज P V की पावर गामा इज इक्वल टू K, P V की पावर गामा इज इक्वल टू K, ये हमने लास्ट क्लास में देखा था। तो यहाँ से मैं P को लिख सकता हूँ, जैसे V की पावर गामा है, ये इधर जाकर अपॉन में चला जाएगा, तो उसको ऐसे भी तो लिखा जा सकता है P इज इक्वल टू K V की पावर माइनस गामा। ठीक है, गामा दोबारा बता देता हूँ, गामा एक कांस्टेंट होता है जिसमें मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर अपॉन मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, Cp अपॉन Cv जो ये रेशियो होता है, यही गामा होता है, कांस्टेंट होता है ये। तो V की पावर गामा, या तो इसको डिनोमिनेटर में ले आओ, और या फिर ये V की पावर माइनस गामा हो गया, ऐसे ऐसे लिखा जा सकता है। तो P इज इक्वल टू दिस, देयरफॉर W एडिया इज इक्वल टू इंटीग्रेशन V1 टू V2, P की जगह K V की पावर माइनस गामा और dV, K इंटू V की पावर माइनस गामा और dV। उसके बाद क्या करेंगे, K तो कांस्टेंट है,
तो k तो रहेगा एज इट इज, और v की पावर माइनस गामा का क्या हो जाएगा, v की पावर माइनस गामा प्लस 1 अपॉन माइनस गामा प्लस 1, ठीक है। और लोअर लिमिट v1 और अपर लिमिट v2, लोअर लिमिट v1 अपर लिमिट v2। अब इस तरफ कर रहा हूँ, अब ये माइनस गामा प्लस 1 है, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, 1 माइनस गामा भी लिखा जा सकता है। तो ये हो गया, पहले लिखेंगे v2 की पावर 1 माइनस गामा। अच्छा, डिनोमिनेटर में ये कांस्टेंट है माइनस गामा प्लस 1, जिसको 1 माइनस गामा कह सकते हैं, इसको बाहर ले आओ, 1 माइनस गामा बाहर आ गया। तो अब v की जगह पहले v2 डालेंगे, पहले अपर लिमिट डालते हैं और फिर लोअर लिमिट डालते हैं और सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो v2 की पावर 1 माइनस गामा माइनस v1 की पावर 1 माइनस गामा, ये हो गया। ये करने के बाद में अब क्या करेंगे, जैसे k अपॉन, जैसे 1 माइनस गामा है तो माइनस कॉमन लेकर इसको बना देंगे गामा माइनस 1, इसको गामा माइनस 1 बना देंगे, कुछ सोच कर रहा हूँ, बताता हूँ अभी। और v2 की पावर 1 माइनस गामा माइनस v1 की पावर 1 माइनस गामा। अब k को ले जाइए अंदर और इस माइनस को भी अंदर ले जाओ, तो k अपॉन माइनस 1, एक तरह से माइनस 1 ले लिया ना कॉमन, तो k अपॉन माइनस 1 क्या हो जाएगा, माइनस k। तो 1 अपॉन गामा माइनस 1 अब अंदर चला गया, तो ये माइनस k v2 की पावर 1 माइनस गामा, और ये प्लस k v1 की पावर 1 माइनस गामा, 1 अपॉन गामा माइनस 1 पलट कर लिख दीजिए k v1 की पावर 1 माइनस गामा माइनस k v2 की पावर 1 माइनस गामा। यहाँ तक ठीक है, ठीक है, रीअरेंज करके लिखा है बस, ठीक। उसके बाद क्या करेंगे, बट k इज इक्वल टू p1 v1 की पावर गामा p2 v2 की पावर गामा। जैसे एडियाबैटिक चेंज में क्या है, p v की पावर गामा कांस्टेंट है, तो प्रेशर को v1 लिख दो, तो वॉल्यूम को v1 लिख दो, तो p1 इंटू v1 की पावर गामा ये, या p2 इंटू v2 की पावर गामा, या कोई तीसरा स्टेट होता तो p3 इंटू v3 की पावर गामा, वो k के बराबर होता। तो k इज इक्वल टू p1 v1 की पावर गामा या p2 v2 की पावर गामा। तो यहाँ लिख देंगे therefore w idea इज इक्वल टू 1 अपॉन गामा माइनस 1, और यहाँ पर ये वाला जो k है इसकी जगह लिखेंगे p1 v1 की पावर गामा, k की जगह आ गया p1 v1 की पावर गामा, और v1 की पावर 1 माइनस गामा है ही, ठीक है, माइनस इधर वाले k की जगह लिख देंगे p2 v2 की पावर गामा, p2 v2 की पावर गामा, और v2 की पावर 1 माइनस गामा पहले से ही है, इज इक्वल टू 1 अपॉन गामा माइनस 1 p1, और जब v1 की पावर गामा है और v1 की पावर 1 माइनस गामा है, जब बेस सेम है तो पावर एड अप हो जाएंगी, तो गामा से माइनस गामा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो v1 की पावर 1 बचेगा, यानी कि सिर्फ v1 बचेगा, p1 v1 माइनस p2 v2, ये बचेगा हमारे पास w आइडिया, यानी कि वर्क डन इन एन एडियाबैटिक प्रोसेस। 1 अपॉन गामा माइनस 1 इंटू p1 v1 माइनस p2 v2, ये हो गया, ठीक है। तो एक रिलेशन तो ये आ ही गया, ये हमारा हो गया फाइनली प्रूफ। उसके बाद इसमें थोड़ा सा चेंज भी करके लिखा जा सकता है, यहाँ पर लिखेंगे ऑल्सो p1 v1 इज इक्वल टू also p1 v1 is equal to nr t1 and p2 v2 is equal to p2 v2 is equal to nr t2, ये हो गया। तो
process is equal to 1 upon gamma minus 1 P1 V1 की जगह NR T1 माइनस T2 V2 की जगह NR T2, ये कर दिया। W आइडिया इज इक्वल टू NR कॉमन ले लिया अपॉन में गामा माइनस 1 और ब्रैकेट में बचेगा फिर T1 माइनस T2। तो ये भी रिलेशन सही है और ये वाला जो रिलेशन निकाला ये भी सही है। ये कुछ नहीं, बॉलिंग वगैरह कुछ नहीं। उसके बाद क्या है कि जो आपका फर्स्ट लॉ है ना, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के 3 जो है लिमिटेशंस हैं, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है वो बन सकता है, लिमिटेशंस ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो लिखेंगे अच्छा एक टॉपिक जो है ना वो हीट इंजन है। हीट इंजन को ही ना रेफ्रिजरेटर भी बोल देते हैं, ये जो फ्रिज होता है घर में तो इसको हीट इंजन भी बोल देते हैं। तो ये जो हीट इंजन वाला है इसमें मतलब ये तो है नहीं अभी सिलेबस में, तो ये हमको करना नहीं है। और आप लोगों के तो एग्ज़ाम जल्दी है, जब एग्ज़ाम हो जाएंगे ना मेरे को याद दिलाना, मैं एक बार पढ़ाऊंगा ये वाला ये वाला जो टॉपिक है हीट इंजन वाला, क्योंकि ये वैसे काम आने वाली चीज़ है। तो इसको हीट इंजन इस वजह से बोल देते हैं क्योंकि अब तो अलग तरीके के रेफ्रिजरेटर आने लगे, उनकी जो साइड्स हैं अगर कभी भी देखें कितनी भी ठंड क्यों ना हो उनकी जो साइड है वो बड़ी गर्म होती हैं। तो इसको टेक्निकल टर्म तो हीट इंजन है इसका, इसको हीट इंजन कहा जाता है। होता ये रेफ्रिजरेटर है और इसमें भी सेम फंडा जो है वो हाँ क्यों होगा, क्योंकि जो अंदर वो है गैसेज है उसकी जो अप्लाई मतलब जो उसके अंदर की मशीन काम कर रही है फिर इसको अंदर ठंडा रखने के लिए वो तो वो कर ही रही है। वो क्या कर रही है वही तो पूछ रहा हूं। काम तो कर ही रही है, अब जो काम करे तो हीट प्रोड्यूस करेगी, जब हीट प्रोड्यूस करेगी तो उसकी देखिए मैं बता रहा हूँ सुनो, होता क्या है कि वो हीट प्रोड्यूस नहीं करता, वो क्या करेगा कि वो क्या करता है कि कोई भी चीज़ जो अंदर रखी हुई है ना फ्रिज के अंदर हम कोई भी चीज़ रखेंगे वो उसकी हीट एक्सट्रैक्ट करता है, बस वो उसको ठंडा नहीं कर रहा है। ऐसा नहीं है कि वो बाहर से कुछ ठंडक फेंक रहा है उसके ऊपर, वो उसकी हीट एब्जॉर्ब करना शुरू करता है। अब हीट एब्जॉर्ब करेगा तो उसको कहीं तो रेडिएट करेगा ना, तो उसको एब्जॉर्ब करके सराउंडिंग्स में रेडिएट करता है, ये काम होता है। सेम फंडा एसी का भी है। तो एसी में भी क्या होता है कि ये अंदर जो भी रूम है उस रूम की हीट को एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। तो इसको सर्दियों में ऐसा यूज़ करा जा सकता है अगर हो सके तो एसी का मुंह घुमा दीजिए, ठीक है, और अंदर गर्म हो जाएगा और बाहर ठंडा हो जाएगा, ठीक है। और यही आपने सुना होगा, सर ने पढ़ा दिया तो मैं पढ़ा दूंगा बाद में। सर एक चीज वैसे सिलेबस में नहीं है सर, सैटेलाइट में बहुत सारे क्वेश्चन आए थे हमारे, अभी अब की बार नहीं आएंगे, आ गए तो क्या पता सर, सैटेलाइट जबकि सिलेबस में नहीं है। सैटेलाइट तो है ही नहीं और सिलेबस क्वेश्चन आए हैं सैटेलाइट पे ये भर के, और पढ़ाया भी नहीं था, और पढ़ाया भी नहीं है, पढ़ाया नहीं था। हाँ वैसे मेरे को दिखा देना, एक या दो ही आए होंगे, एक या दो, पूरा सेक्शन डी भर रखा था। दिखा देना मेरे को जरा, सैटेलाइट में हो ही नहीं सकता इतने सारे क्वेश्चन हो। 3-4 क्वेश्चन असल में एक दो क्वेश्चन जो हमसे होते नहीं है ना पेपर में, हम बार बार हमारी नजर उसी क्वेश्चंस पर जाती है और हमें लगता है सारा सैटेलाइट में से ही आया है नहीं फिजिक्स का। दिखाओ केमिस्ट्री, मैथ्स है, सीएस है, इंग्लिश है, मिल गया, ये है शायद ये वाला, सिखाना ये वो सर पूरा सेक्शन डी बोल रहे हो ना, सेक्शन डी एंड बीच में देखो ये जो है ना आपका सेक्शन डी में जो पहला क्वेश्चन है वो है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्पेसिफिक हीट एंड मोलर स्पेसिफिक हीट। में पता था आप आगे प्लॉट एंड ग्राफ टेंपरेचर वर्सेस टाइम शोइंग स्टेट ऑफ आइस ऑन हीटिंग नॉट टू स्केल, ठीक है सर आगे उसके बाद अरे सुन तो लो, अगला है ग्राफ विद द हेल्प ऑफ ग्राफ एक्सप्लेन एनोमलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर, मैंने बताया था और स्टार भी मार्क करवाया था, करना है ये। अच्छा अब मैं आगे आ जाता हूँ, वाटर फ्लोज फास्टर देन हनी, व्हाई, व्हाट इज स्टोक्स लॉ, व्हाट आर द फैक्टर्स ऑन व्हिच विस्कस ड्रैग डिपेंड। बिल्कुल सिंपल है, विस्कोसिटी और आपको स्टोक्स लॉ एक्सप्लेन करना है, ठीक, ये भी आसान है।
व्हाट इज द कॉज ऑफ विस्कोसिटी इन अ फ्लूइड, अगले वाले में यही है। फिर एक्सप्लेन बर्नौलीज प्रिंसिपल, फिर बर्नौलीज प्रिंसिपल में वेलोसिटी। अब एक क्वेश्चन सैटेलाइट का आया हुआ है ना, और उसमें जो है उसमें भी ऑप्शन में दे रखा है डिराइव द इक्वेशन ऑफ टोटल एनर्जी ऑफ एन ऑर्बिटिंग सैटेलाइट, जो हमने करवा रखी है, मार्क भी करवाया नोट्स में। बस यही क्वेश्चन दिख रहा होगा, कह रहा सेक्शन डी में सैटेलाइट भरा हुआ है, कहाँ है सैटेलाइट। अगला देखो, प्लॉट स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन ग्राफ फॉर वायर एंड एक्सप्लेन यील्ड पॉइंट, ब्रेकिंग पॉइंट, प्रोपोर्शनल लिमिट, ये तो तुमने पक्का कर दिया होगा, ये रट के गए थे। फिर अगला है एक्सप्लेन स्ट्रेस एंड स्ट्रेन एंड इट्स टाइप्स, ठीक तो है, एक क्वेश्चन आया हुआ है, उसके साथ भी चॉइस दे रखी है, और चॉइस में एनर्जी वाला क्वेश्चन दिया है जो हमने कर रखा है। और देखो अगला है फाइंड द रेशियो ऑफ इट्स पोटेंशियल एनर्जी टू काइनेटिक एनर्जी, ये सारा नोट्स में से है। एक्चुअली नोट्स ही ऐसा अरोड़ा में से बनाए हुए हैं, तो बाहर से आएगा नहीं कुछ। मैं ये पेपर अटकी से लूंगा सारे जितने। तो एक जो क्वेश्चन दिया है वो इन्होंने गलती से दे दिया। सर एक चीज बताओ, हाँ। अगर जो ये पेपर आए हमारे पेपर की जितनी थ्योरी की क्वेश्चन है वो हम करके चले जाए, हाँ, तो उनमें से भी तो आएंगे क्वेश्चंस। और नहीं तो क्या, आप खुद देख लीजिए, अगर इस पेपर की बात करी जाए तो यहाँ पर एक तो आपका क्वेश्चन नंबर 16 है, क्वेश्चन नंबर 16 है, ये आया है न्यूमेरिकल। उसके बाद है फाइंड द वर्क डन इन ब्लोइंग अ सोप बबल ऑफ सरफेस टेंशन दिस फ्रॉम 2 सेंटीमीटर रेडियस टू 5 सेंटीमीटर रेडियस। तो ये सोप बबल वाला जो डेरिवेशन था, जिसमें 4 सिग्मा अपॉन आर करते हैं, जो रेडिएशन आता है उसका सरफेस टेंशन का, ये वो वाला है। फिर है अगला, शो दैट द कोफिशिएंट ऑफ क्यूबिकल एक्सपेंशन ऑफ एन आइडियल गैस एट कांस्टेंट प्रेशर इज इक्वल टू द रेसिप्रोकल ऑफ इट्स एब्सोल्यूट टेम्परेचर। कोफिशिएंट ऑफ क्यूबिकल एक्सपेंशन गामा इज इक्वल टू 1/T। ये वाला मैंने नहीं करवाया, ये नहीं करवाया, ये अलग आया है क्वेश्चन। कोफिशिएंट ऑफ क्यूबिकल एक्सपेंशन ऑफ एन आइडियल गैस कांस्टेंट, अच्छा अगले में है ना, ये तो काइनेटिक थ्योरी में। अच्छा काइनेटिक थ्योरी तक आया था तुम्हारे पेपर में, अच्छा तो ये मैंने अभी करवाया नहीं है, ये मैं कराऊंगा अगले चैप्टर में। काइनेटिक्स, हां काइनेटिक्स से तो आया था, थर्मल तक आया था। ये काइनेटिक का कहां से दिया है? सॉलिड, फ्लूइड और हीट। हां थर्मल। क्यूबिकल एक्सपेंशन 3 चैप्टर है इस पार्ट 2 से, और नहीं एक तो ये चैप्टर है अलग ग्रेविटेशन। ये काइनेटिक थ्योरी का दे रखा है, तो ये वाला क्वेश्चन कैसी? क्योंकि ये जो है ना, हमारे आप साथ देखें, ऐसे ही होता है। आपका जो चैप्टर है ना काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, शो दैट द कोफिशिएंट ऑफ क्यूबिकल एक्सपेंशन ऑफ एन आइडियल गैस, तो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में है, हमने गैस वाला भी चैप्टर करा ही नहीं। तुम दे स्कूल में उसके अलावा भाई सारा का सारा, मतलब ऐसा नहीं है, अगर आप करेंगे ना तो मतलब पूरी थ्योरी करके। अब जैसे ये अ ड्रॉप ऑफ ऑयल प्लेस्ड ऑन द सरफेस ऑफ वाटर स्प्रेड्स आउट बट अ ड्रॉप ऑफ वाटर प्लेस्ड ऑन ऑयल कॉन्ट्रैक्ट्स, तो ये कैपिलैरिटी वाला यहाँ पर आपको बताना था, एक्सप्लेन करना था। व्हाट इज ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर, ये तो करा है। हाँ पेपर उतना मुश्किल है मतलब नहीं, थ्योरी करके जाओ पूरा हो जाएगा। थ्योरी करके जाओगे आपका हो जाएगा, आपका 80% आराम से हो जाएगा। पर दिक्कत ये है कि हम थ्योरी को तो सोचते रहते हैं हो जाएगी हो जाएगी, थ्योरी और जो सर न्यूमेरिकल समझ में नहीं थ्योरी करूं कैसे, नोट्स भी पढ़ लिए मैंने, सब कर लिया। नोट्स बहुत सिंपल है, उसमें से है, आप मैंने सारा पढ़ा है, सारा तो कर। उसमें से आया हुआ तो है पेपर। सर ऐसे कुछ भी आउट ऑफ सिलेबस दे देते हैं, हमें पता चलता है। एक चीज दे रखी है, एक चीज गैस वाला दे रखा है, हाँ लेकिन उसके साथ चॉइस है, देखो सर है तो ना, हाँ है गलत, वो तो मैंने मान लिया। तो इसका मतलब ये तो नहीं कि सारा उसी में से भरा हुआ है क्या? हमारे बायो के पेपर में 15 मार्क्स का आउट ऑफ सिलेबस था, चैप्टर अलग था वो, और फिर उसके मामले में मार्क्स भी नहीं दिए। अब बस ये है कि मार्क्स दे देने चाहिए, क्या बताऊँ, थोड़ा सा टीचर भी इस दौरान परेशान ही है, और शुक्र करो कि आप लोग अभी 11th में हो, 12th वाले और परेशान है इस चीज़ को लेकर। अब धीरे धीरे सारा कुछ ना फ्लो में आ रहा है, क्योंकि ये क्या है ना, हर साल सिलेबस चेंज कर रहे हैं। आप देख रहे हो, पढ़ाने से पहले मुझे भी सिलेबस खोलना पड़ता है कि कहीं कोई चीज़ छूट ना जाए, कहीं कोई चीज़ में एक्स्ट्रा ना करा दूँ, तो वो है थोड़ा सा टाइम भी कम है। हाँ, और ये क्या कर रहे होंगे ना इसमें इन्होंने ऐसा करा होगा कि पिछले साल का या उससे पिछले साल का पेपर उठाया, उसको थोड़ा बहुत एडिट करा दे दिया। सेंटर से बन के आता है। चल देखो, जो अब हमारा टेस्ट होगा उसमें थ्योरी थोड़ी कर देना, तब न्यूमेरिकल्स दे दो। हाँ ठीक है सर, बहुत खतरनाक न्यूमेरिकल्स देखते हैं। मेरा पहला टेस्ट है, इसलिए मुझे उठाओगे। संडे को दोगे ना तुम? हाँ संडे को आ जाओ। ठीक है। अच्छा, लिमिटेशंस ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स कौन कौन से चैप्टर में दे रहे हो? मैं खाली थर्ड का ही दे रहा अभी। अच्छा थर्ड का, वही तो कह रहा हूँ, 4-5 अब 10 मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन का टेस्ट देना है किसी को? सर मैं दे रही हूँ। मोशन इन अ प्लेन का भी देना है? दोनों में दे देंगे, दोनों का संडे को। ये सोच में पड़ गया, ये कुछ बता नहीं रहा। चलिए तैयारी हो गई हुई है। लिमिटेशंस ऑफ
फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। 3 लिमिटेशंस है इसके। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या था? डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। डेल्टा क्यू क्या है? हीट, स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड इज इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी प्लस स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन। ये होता है हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। इसके लिमिटेशंस क्या हैं? फर्स्ट है, इट डज नॉट इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट। It does not indicate the direction of transfer of heat. It does not indicate the direction of transfer of heat. इससे ये नहीं पता चलता कि हीट जो है वो किस डायरेक्शन में ट्रांसफर हो रही है। ठीक है, तो ये इसका लिमिटेशन है। लिमिटेशन मतलब ड्रॉबैक है। सेकंड है, इट डज नॉट टेल एनीथिंग अबाउट द कंडीशंस। It does not tell anything about the it does not tell anything about the conditions. It does not tell anything about the conditions under which heat can be converted into mechanical work. Under which heat can be converted into mechanical work. Third, it does not indicate the extent to which heat energy can be converted into mechanical work continuously. Can be converted into mechanical work continuously. Mechanical work continuously. 3 चीजें हैं। इट डज नॉट इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट, तो इसमें ये नहीं पता चलता, बस सिर्फ इतना पता चल रहा है कि भाई स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट चेंज वो चेंज इन इंटरनल एनर्जी प्लस स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन के इक्वल है। ठीक है, तो कोई डायरेक्शन पता चल रही है कि हीट किस डायरेक्शन में ट्रांसफर होगी वो नहीं पता चल रहा है। पहला ड्रॉबैक ये। दूसरा, इट डज नॉट टेल एनीथिंग अबाउट द कंडीशंस अंडर विच हीट कैन बी कन्वर्टेड इनटू मैकेनिकल वर्क। ये कोई कंडीशंस भी नहीं बताता है कि इन कंडीशंस में जितनी भी हीट है वो सारी की सारी मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट हो जाएगी, ये भी नहीं है। और थर्ड लिमिटेशन क्या है? इट डज नॉट इंडिकेट द एक्सटेंट टू विच हीट एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू मैकेनिकल वर्क कंटिन्यूअसली, कि कितने एक्सटेंट तक, कब तक ऐसा होगा कि हीट एनर्जी मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट होती रहेगी, कब तक होगा ऐसा, कहीं जाकर रुकेगा, ऐसा कुछ भी नहीं बताया। तो ये तो फर्स्ट लॉ के लिमिटेशंस थे। अब आ जाते हैं सेकंड लॉ पर। तो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो है, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को ना दो अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग तरीके से समझाया। एक तो क्लॉसियस ने और केल्विन ने और प्लैंक ने मिलकर। तो इनकी डेफिनेशन देखिएगा आप। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स,
Second law of thermodynamics. It can be stated in a number of ways as follows. Be stated in a number of ways as follows. तो फर्स्ट है केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट. केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट. केल्विन और प्लैंक ने इन्होंने मिलकर क्या स्टेटमेंट दिया था वो केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट. It is impossible to construct an engine which will produce no effect other than It is impossible to construct an engine which will produce no effect other than extracting heat from a reservoir, other than extracting heat from a reservoir and performing an equivalent amount of work. And performing an equivalent amount and performing an equivalent amount of work. तो केल्विन प्लैंक ने ये कहा इट इज इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट एन इंजन. हम ऐसा इंजन बना ही नहीं सकते विच विल प्रोड्यूस नो इफेक्ट अदर देन एक्सट्रैक्टिंग हीट फ्रॉम अ रिजर्वायर. विच विल प्रोड्यूस नो इफेक्ट अदर देन एक्सट्रैक्टिंग हीट. रिजर्वायर का मतलब ये हो गया कि जैसे हम अगर अपने स्कूटर से कंपेयर करें तो रिजर्वायर क्या हो गया, रिजर्वायर से वो हीट एक्सट्रैक्ट कर रहा है. रिजर्वायर क्या है कि जो पेट्रोल है तो पेट्रोल से ही हीट एक्सट्रैक्ट करी जा रही है, वो बर्न हो रहा है और उसके बर्निंग से हीट एक्सट्रैक्ट कर रहा है. तो हीट एक्सट्रैक्ट करने के अलावा वो कोई और इफेक्ट प्रोड्यूस ही ना करे, ऐसा हो ही नहीं सकता, ऐसा कोई इंजन बन ही नहीं सकता है. ठीक है, तो इट इज़ इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट एन इंजन. हम ऐसा इंजन बना ही नहीं सकते जो कि सिर्फ हीट एक्सट्रैक्ट करे और कोई दूसरा इफेक्ट प्रोड्यूस ना करे. हीट एक्सट्रैक्ट करने के बाद में वो एक इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहा है कि उस हीट की वजह से जो स्टीम प्रोड्यूस हो रही है ना, वो स्टीम इतना प्रेशर भेज रही है जैसे हमने यहाँ पर भी डायग्राम बनाया था एडियाबैटिक चेंज का, कि गैस का जब टेम्परेचर बढ़ता है तो गैस एक्सपेंड होती है, और जब गैस एक्सपेंड होती है तो वो पिस्टन, भारी से भारी पिस्टन को भी मूव कर देती है. अब अगर वो पिस्टन मूव हो रहा है और उस पिस्टन को हम किसी एक्सल से कनेक्ट कर दें, वो पिस्टन मूव होगा एक्सल से कनेक्ट होकर फिर वो वापस आएगा, फिर वापस आगे जाएगा, फिर वापस पीछे जाएगा. तो लगातार जब वो मूव करता रहेगा, उसको हमने एक्सल को फिर चेन से कनेक्ट कर दिया, चेन को हमने टायर से कनेक्ट कर दिया. तो होगा क्या कि वो जो स्टीम है वो स्टीम कंटिन्यूसली उसको बार बार एक्सल को पुश करती रहेगी. एक्सल जो है वो रोटेशन इफेक्ट देता है, रोटेशन की वजह से वो चेन से कनेक्टेड है, चेन व्हील से कनेक्टेड है और स्कूटर आपका चलना शुरू कर देगा. ठीक है ना. तो वही कंसेप्ट है कि ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ वो हीट ही एक्सट्रैक्ट करेगा और कोई इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं करेगा. वो इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा, वो इफेक्ट वर्क में भी कन्वर्ट हो सकता है और उस इफेक्ट से दूसरी भी हीट जनरेट हो सकती है. फॉर एग्जांपल किसी भी इंजन की अगर हम बात करें तो वो एटमॉस्फेयर में भी तो हीट फेंकता है. ठीक है ना. तो वही चीज़ है कि विच विल प्रोड्यूस नो इफेक्ट अदर देन एक्सट्रैक्टिंग हीट फ्रॉम अ रिजर्वायर एंड परफॉर्मिंग एन इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ वर्क. जितनी हीट एक्सट्रैक्ट कर रहा है लगभग उतने ही अमाउंट का वर्क वो करके देगा. समझ गए. ठीक. तो ये सेकंड लॉ था, इसको केल्विन प्लैंक ने ऐसे समझाया. अब क्लॉसियस ने इसी चीज़ को कैसे समझाया सेकंड लॉ को देखिएगा. क्लॉसियस स्टेटमेंट
Clausius statement. It is impossible for a self-acting machine unaided by an external agency, unaided by an external agency to transfer heat from a body to another at higher temperature. To transfer heat from a body to another at a higher temperature. क्लॉसियस ने ये कहा इट इज इम्पॉसिबल फॉर अ सेल्फ एक्टिंग मशीन. सेल्फ एक्टिंग मशीन का मतलब यही है, कोई भी हमारी मशीन हो गई, स्कूटर, कार, मोटर बाइक, कुछ भी. इट इज इम्पॉसिबल फॉर अ सेल्फ एक्टिंग मशीन अनएडेड बाय एन एक्सटर्नल एजेंसी. वो सेल्फ एक्टिंग मशीन के लिए इम्पॉसिबल है जब तक उसे कोई एक्सटर्नल एजेंसी ना मिले. एजेंसी मतलब एक्सटर्नल एजेंट ना मिले जो हीट प्रोड्यूस करे, जैसे पेट्रोल हो गया या डीजल हो गया. तो जब तक उसको वो नहीं मिलेगा तो इट इज़ इम्पॉसिबल फॉर दैट मशीन टू ट्रांसफर हीट फ्रॉम अ बॉडी टू अनदर एट अ हायर टेम्परेचर. वो किसी भी बॉडी से, एक बॉडी से दूसरी बॉडी जो कि हायर टेम्परेचर है वहाँ से वहाँ वो हीट को ट्रांसफ़र कर ही नहीं सकती. उसको एक्सटर्नल एजेंसी की ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी. ठीक है ना. तो केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट ठीक लगे, क्लॉसियस स्टेटमेंट ठीक लगे, दोनों में से कोई भी कर लेना. सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स सिर्फ यही है. सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के कोई एप्लीकेशंस वगैरह कुछ नहीं करने, हमको सिर्फ इतना ही करना था. उसमें स्टेटमेंट ओनली लिखा हुआ है सिलेबस में. उसके बाद इसमें ना हमारा एक लास्ट टॉपिक बचता है, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेस. चैप्टर कंप्लीट है, बस इसमें रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल और करना है. कार्नोट इंजन, हीट इंजन, ये सब कुछ हटा दिया है. इसके अलावा कार्नोट थ्योरम, रेफ्रिजरेटर और हीट पंप, ये भी हट गया है. बस खत्म, चौक कर लीजिए. लिखिएगा रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेसेस. Reversible process. A reversible process. Any process which can be made to proceed in the reverse direction by variation. In the reverse direction by variation in its conditions such that
any change occurring in any part of the direct process such that any change occurring in any part of the direct process is exactly reversed in the corresponding part of reverse process. Corresponding part of reverse process is called a reversible process. Any process which can be made to proceed in the reverse direction. कोई भी process ऐसा है जिसको reverse direction में भी proceed करवाया जा सके, ठीक है, in reverse direction by variation in its conditions, उसकी conditions में कुछ variation करके such that any change occurring in any part of the direct process is exactly reversed in the corresponding part of the reverse process. सिंपल सी चीज़ है कि अगर एक पिस्टन है, उस पिस्टन से हम क्या कर रहे हैं कि गैस है, कंप्रेसिबल गैस है, हम उस पिस्टन को दबाते जा रहे हैं तो गैस जो है वो कंप्रेस होती जा रही है, तो कंप्रेसिबल गैस है तो वो गैस कंप्रेस होकर लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है। अब अगर मान लीजिए इसी चीज़ को हम उल्टा कर दें तो कंडीशंस को रिवर्स कर दें। कंडीशंस को रिवर्स करने का मतलब ये है कि पिस्टन को हम प्रेस कर रहे थे, अब प्रेस करने की बजाय पिस्टन को हमने पुल करना शुरू कर दिया। पहले पुश कर रहे थे, अब पुल करना शुरू कर दिया। तो पुल करेंगे तो वही जो कंप्रेस्ड जो गैस थी जो कि लिक्विड में कन्वर्ट हो गई थी वो एक्सपेंड होकर वापस से गैस में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है ना। तो इसी प्रोसेस को हम रिवर्सिबल प्रोसेस कहते हैं। इसकी कुछ नेसेसरी कंडीशंस हैं, दो हैं कंडीशंस। Necessary conditions for a reversible process. Necessary conditions for a reversible process दो हैं। फर्स्ट, ओके, टाइम भेज दूंगा तुम्हें। ओके सर। फर्स्ट है द प्रोसेस मस्ट बी क्वाजी स्टैटिक। The process must be quasi-static, पहला। The process must be quasi-static. दूसरा, the dissipative forces such as viscosity, friction, the dissipative forces such as viscosity, friction, the dissipative forces such as viscosity, friction, inelasticity, etc. should be absent. Inelasticity, etc. should be absent. हाँ जी, द प्रोसेस मस्ट बी क्वाजी स्टैटिक। तो क्वाजी स्टैटिक का मतलब क्या है? क्वाजी स्टैटिक का मतलब क्या है कि अगर देखें तो लगेगा कि स्टैटिक है, कुछ नहीं बिगड़ा इसका, कुछ बदला ही नहीं है इसका, लेकिन क्या है कि उसमें थोड़ा थोड़ा चेंज हो रहा है। जैसे मान लीजिए एक पिस्टन है, उस पिस्टन को हम दबा रहे हैं, इतना धीरे दबा रहे हैं कि अगर कोई देख रहा है, अभी देखा
उसने कहा कि इसमें तो कुछ, ये तो पिस्टन दबा ही नहीं है। 2 मिनट बाद आकर देखेगा, कहेगा हाँ पिस्टन दबा ही नहीं है, लेकिन वो थोड़ा सा दबा है। इसका मतलब क्या है कि हम उसको धीरे 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 इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल टाइम इंटरवल्स पर हम उसको प्रेस कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ऐसी चीज़ को हम क्वाजी स्टैटिक बोल देते हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं? ऐसा इस वजह से कर रहे हैं कि रिवर्सिबल प्रोसेस में हम ये चाहते ही नहीं है कि वो एकदम से मैं उसको दबाऊं। अगर मान लीजिए हम किसी भी चीज़ को, किसी भी गैस को एकदम से दबाएंगे तो उसका टेम्परेचर चेंज होगा। हम चाहते हैं कि उसको इतना धीरे दबाएं कि उसके टेम्परेचर में कुछ चेंज ही ना हो, ठीक है। तो वो कहलाता है क्वाजी स्टैटिक प्रोसेस। तो एक तो नेसेसरी कंडीशन ये होगी। दूसरी है द डिसिपेटिव फोर्सेस, मतलब वो वाली फोर्सेस जो खर्च हो जाती हैं, जैसे विस्कोसिटी, फ्रिक्शन, इनइलास्टिसिटी एटसेट्रा शुड बी एब्सेंट। तो विस्कोसिटी नहीं होनी चाहिए, दूसरा फ्रिक्शन नहीं होना चाहिए, और तीसरा इनइलास्टिसिटी होनी चाहिए। इनइलास्टिसिटी का मतलब कि उसको अगर हम दबाएंगे, इलास्टिसिटी का मतलब क्या है कि इनइलास्टिसिटी, ये सारी की सारी ना एब्सेंट होनी चाहिए। तो अगर मान लीजिए इनइलास्टिक होगी फोर्स, तो मैं गैस को कंप्रेस कर रहा हूँ, तो फिर मैं चाहूँगा कि वो रिवर्सिबल प्रोसेस हो, मतलब मैं उसको एक्सपैंड भी करना चाहूँ वापस, तो फिर वो एक्सपैंड ही नहीं होगा। अगर फोर्सेस इलास्टिक होगी तो, इनइलास्टिक होगी तो इसलिए ये जो इनइलास्टिसिटी है ये एब्सेंट होनी चाहिए, यानी कि इलास्टिसिटी होनी चाहिए। इनइलास्टिसिटी एब्सेंट होगी तो इलास्टिसिटी होगी, मतलब जिसको मैं कंप्रेस करूँ वो एक्सपैंड भी हो सके। तो ये 2 कंडीशंस हैं। इरिवर्सिबल इसका उल्टा होता है। 10-15 मिनट लगेंगे अगली क्लास में इसको कंप्लीट कराकर, फिर काइनेटिक थ्योरी करा दूंगा स्टार्ट, ठीक है। चलिए जी, इतना ही है। और इस वाले चैप्टर में ये जो 3 चैप्टर्स हैं, जैसे थर्मल प्रॉपर्टीज, थर्मोडायनामिक्स और अभी काइनेटिक थ्योरी, इसमें स्कूल में अगर कुछ अलग से एक्स्ट्रा करवाए ना तो मुझे बता देना, ठीक है। जैसे तुम्हारे यहाँ वो हीट पंप वाला कराया है तो वो मैं अलग से करा दूँगा, बता दूँगा। और रेगुलर आया करो, ठीक है। ऑनलाइन ऑनलाइन